नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार हल्द्वानी में मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत कैंची धाम में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल में पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंची धाम में आने वाले पर्यटकों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल को पर्यटन विभाग के माध्यम से कैंची धाम में यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चालू करने के निर्देश दिए। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा रानीखेत राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने सैयद बाबा उर्स मेले में घायल लोगों से हालचाल जाना। बता दें कि रानीखेत कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स मेले में अचानक आए तूफान से पेड़ गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 8 लोग घायल हो गए। पूर्व सांसद ने घायलों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। उन्होंने घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी बात की। उर्स यहाँ पर हर साल की परंपरा है, मुझे शाम को आना था यहाँ पर, लेकिन बीच में ही दिन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली कि एकदम तूफान रानीखेत शहर उसके आसपास में है और उसकी वजह से 10-15 मिनट में काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान भी हुआ। 13 लोगों को बताया जा रहा है कि उससे पीड़ित भी, एक तो अकाल मृत्यु के भी हो गए हैं, 2-3 को ये हल्द्वानी रेफ़र भी किया गया है। 2-3 लोगों से जो है यहाँ पर मैं मिला भी हूँ। 2 लोग एक दूसरे गांव के संदर्भ की घटना है कि वहाँ भी आंधी तूफान से पेड़ आया, गाड़ी के ऊपर गिर गया, उनकी पोजीशन ठीक है। मैं जो इस एकदम आई इस आपदा में जो जिनकी मृत्यु है उस परिवार के साथ भी बड़ा आर्थिक दुख भी व्यक्त करता हूँ। शासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ ताकि उनकी मदद की जाए। जो घायल हैं तो उस पर 2-3 लोग सीरियस घायल होकर के रानीखेत से रेफ़र होकर के हल्द्वानी की ओर गए हैं। शासन प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि संज्ञान लेंगे और जो भी संभव उनकी सहायता हो। और एक बड़ी खास चीज़ है, जिला प्रशासन से विशेषकर वन विभाग से भी अनुरोध है कि इस लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की झोली में आने की उम्मीद बताई गई है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर से जीतने जा रहे हैं। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। 4 तारीख को परिणाम जो आने वाले हैं वो जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के खिलाफ का परिणाम है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, पुनः तीसरी बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रणी विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण, सुशासन की जीत है, जो उन्होंने
देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ये कार्रवाई उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है जो नदी में आकर बस गए हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बरगलाकर नदी में बसा दिया है। उन्होंने कहा कि देहरादून अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है और मानसून भी आने वाला है, ऐसे में आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने कहा कि 524 जगह को चिन्हित किया गया है जिन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कई परिवार जहां तक उजड़ने की बात है, तो जो चिन्हित मकान है वो 524 मकान पूरे देहरादून के अंदर है। कहीं ना कहीं एक भ्रामक प्रचार, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि देहरादून की सारी बस्तियां अतिक्रमण की जद में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। मैं इसमें सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि हम गलत जगह पर बैठे हैं, यदि हम गलत स्थान पर बैठे हैं, यदि हमें किसी ने बरगलाकर उस जगह पर बिठाया है, तो हम लीगल तो नहीं हो सकते। मेरा इसमें ऐसा निवेदन है कि हम सब इस परिस्थिति में, देखो, जिसका घर उजड़ता है उसको दिक्कत तो थोड़ी होती है, लेकिन आने वाले समय में आपकी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस के लोग इस पर अपना जो भ्रामक प्रचार हमारे देहरादून की बस्तियों में फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो इस काम को बंद कर। चारधाम यात्रा के बीच अब केदारनाथ धाम में वीवीआईपी बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसे जरूरत पड़ने पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी काम में लाया जा सकेगा। वह इस बात पर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जताते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार पर हमला बोला, कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि केदारनाथ धाम में जहां भोलेनाथ शांति से बैठे हैं, वहां पर थार गाड़ी पहुंचाने से आने वाले समय में प्रदूषण से केदारनाथ धाम 40 से 50 डिग्री तापमान पर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए सोशल ड्रामा है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है ये। केदारनाथ धाम में जहाँ भगवान भोले अपना जो है वैराग्य के उसमें शांति में बैठे हैं, आप वहाँ गाड़ियों का प्रदूषण थार ऊपर पहुँचा दिया आपने हेलीकॉप्टर से, तो इसका मतलब आप देहरादून तो 40-50 डिग्री छोड़िए, केदारनाथ में 50 डिग्री करने जा रहे हैं अगले 5, 10, 20 सालों में। कितना पोल्यूशन, कितनी चीज़ें होंगी, सरकार की क्या व्यवस्था है ये हमारी समझ में नहीं आई। मंदिर से लेके वो जो हेलीपैड है उसका डिस्टेंस लगभग 600-700 मीटर है। उस 700 मीटर के दौरान आपके वहाँ डंडी कंडी वाले हैं, आपके डोली वाले हैं, अगर किसी की व्यवस्था तबीयत खराब हो गई उनको उठा के लाना है और फिर हेलीकॉप्टर से नीचे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये मेरे को लग रहा है खाली वीआईपी कल्चर के लिए इन्होंने बढ़ती गर्मी से प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के अनुसार आज से प्रदेश में रेन और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी से बढ़ती गर्मी हीट वेव से लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1-2 दिन तक रेन और थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में होने वाली है और करीब 4 से 5 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में कमी आएगी और हीट वेव कंडीशन नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है। तो पहाड़ों में कुछ जगहों तक में और प्लेन्स में भी एका दुक्का जगहों में ये देखने को मिलेंगी। और इसकी वजह से जो तापमान अभी तक है सामान्य से ऊपर बने हुए थे, हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी, तो उसमें कल से जो है आप देखेंगे 2 तारीख जून से जो है हीट वेव कंडीशंस खत्म हो जाएगी उत्तराखंड में। और आज जो अगर देखें तो 1 तारीख जून में हीट वेव कंडीशन जो कुछ जगहों तक में जो है हिल्स में और एका दुक्का जगहों में प्लेन्स में वो रही हैं, खासकर गढ़वाल रीजन के। और बाकी टेम्परेचर सब डाउन हुए हैं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है हुई है उसकी वजह से। और कल परसों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है
कहीं कहीं पर वो हिल्स में वो रहने वाली कल भी, और परसों देखेंगे तो कुछ जगहों तक में उसकी संभावना है हिल्स में रहने की। तो इसकी वजह से अब जो तापमान है वो बढ़ेंगे नहीं, और 4-5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी, और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी है आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। आगामी 4 जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम के अपडेट को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से पल पल के अपडेट की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और उनके जरिए मतगणना की सूचना को एकत्र कर प्रदेश मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के जरिए सभी को मतदान की जानकारी दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए अपडेट रहना महत्वपूर्ण है, और आप भी प्रयास करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकिंग आपका चैनल करे, तो हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये इच्छा रहती है कि हमको सबसे पहले पता लगे कि क्या अपडेट है काउंटिंग का। तो उस दृष्टि से हमने भी अपना कंट्रोल रूम बनाया है, वर्क करेगा सब जगह। सारे जहाँ पर भी काउंटिंग है वहाँ पर वहाँ के किसी न किसी प्रमुख कार्यकर्ता से जो उसके पास अपडेट सबसे पहले आएगा, उससे हमारा प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय ये उससे जुड़े रहेंगे और उससे निरंतर अपडेट आता रहेगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर हमने कुल 884 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे, तो कुल मिलाकर 3000 से अधिक लोग मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले हैं, जिसके साथ पोस्टल बैलेट के लिए 334 टेबल रखे गए हैं। मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अंदर लेकर नहीं जाएगा, उसके निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं या उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने काउंटिंग सेंटर के स्थान के बारे में, उसके समय के बारे में और स्ट्रांग रूम ओपनिंग के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, इसके बारे में उनको पत्र लिखकर उनको निर्देश से अवगत करा दिया गया है। और इसकी जो बैठक होती है, सभी जिला स्तरीय जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके स्तर पर बैठक भी संपन्न करा लिया गया है। इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो पोस्टल बैलेट प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए क्योंकि अधिक संख्या में गढ़वाल में, अल्मोड़ा में और टिहरी में अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, उसके दृष्टिगत सभी आरओज ने अपने मुख्यालयों पर काउंटिंग सेंटर्स पर जो है उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी किया हुआ है। और उसके लिए जो QR स्कैनर्स होते हैं और जो काउंटिंग के लिए अतिरिक्त टेबल्स लगाई जाती हैं, वो भी हमने व्यवस्था सुनिश्चित किया हुआ है। सभी ये कार्रवाइयाँ जो है समय से गतिमान चल रही हैं। कई सारे जनपदों में जो प्रथम प्रशिक्षण होगा मतगणना कार्मिकों का, वो जो है 30 तारीख और 31 तारीख को शेड्यूल किया गया है। इसके बाद जो सेकेंड ट्रेनिंग होगी वो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में संपन्न होगी। सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्रवाई करें। बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए, मशीनें भी तप रही हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो गर्मी के तेवर देख बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। बिजली घर में लगे ट्रांसफार्मर को के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मर में अधिक लोड आ रहा है। इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखे का सहारा लिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा पड़ गई है, और जिसके कारण जो हमारा विद्युत भार में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी पूरी तैयारियाँ थी, हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अमेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी हमने लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी इस बार थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रोथ हुई है गर्मी में और उसके कारण जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है लोड में,
बढ़ने का, वो हमारी उम्मीदों से कहीं ऊपर चला गया है, जिसके कारण हमें अभी रोस्टिंग भी करनी पड़ रही है पिट कंट्रोल से के आदेशानुसार। कई बार उनकी भी जो परिवर्तक है, उनकी जो क्षमता है उससे ऊपर चले जा रहे हैं, और जो हमारे केबल वगैरह हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। उसके बाद पूरा प्रयास करेंगे समय समय पे उनको तुरंत बहाल करें और लोगों की बहाल कर दो, विद्युत आपूर्ति बहाल करें। ऐसे में सम्मानित जनता से मेरा यही अपील रहेगी कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए इस जंग को जीतने का काम सहयोग करेंगे हमारा। ये बड़ी सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जंग है, और मैं सभी से अपील करूंगा कि अपना जो लोड है वो बांट के चलाएं, सारा का सारा लोड एक साथ ना डालें, और जितना संभव हो सके बिजली बचाने का प्रयास करें और सहयोग करें बिजली विभाग के कार्य में। कुछ ही महीने की बात है, बरसात होते ही सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब तक आपसे सहयोग की अपील किया। हम लोग अभी अपने कूलिंग के लिए अपने कूलर लगाए हुए हमने पावर ट्रांसफार्मर में, बोरे और पानी के छिड़काव के कारण हम उनको ठंडा रखने का प्रयास कर रहे हैं। भयंकर गर्मी से निजात पाने के लिए यही एकमात्र। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार को खनन में सबसे ज्यादा अधिक राज्यों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को कुमाऊं के सबसे बड़े गौला नदी, नंधौर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होने की फावड़े और बेलचों की खनखनाहट भी बंद हो गई है। इस बार खनन कार्य से सरकार को भी भारी भरकम राज्यों की प्राप्ति हो रही है। बात गौला नदी की करें तो इस बार सरकार द्वारा 42.44 लाख घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष में 41.40 लाख घन मीटर की अप खनिज की निकासी हुई है, जहां सरकार को करीब 127 करोड़ 30 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई है। जी, गौला और नंधौर नदी का जो FC क्लियरेंस था 31 मई तक का था, तो जिसके कारण से कल नदी बंद हो गई है। गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7,65,000 घन मीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। सर, मंत्री सत्र देखते हुए अवैध खनन की ज़्यादा शिकायतें पड़ रही है, इसके लिए क्या कोई टीम तैयार करना है? जी देखिए, नदी के जो हमारे रास्ते हैं उनको तो हम काट रहे हैं ताकि उन रास्तों के माध्यम से अवैध खनन ना हो सके। इसके अतिरिक्त कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर मानसून के समय खतरे की संभावना होती है, तो उसके लिए हमारे डिवीज़न में सुरक्षा दल गठित है। उसके अतिरिक्त रेंज के जो स्टाफ हैं उनको भी लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं कि वो गश्त करते रहें और कहीं भी अवैध अगर खनन का प्रकरण सामने आता है तो संबंधित वाहन हो या व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध वन अपराध दर्ज करें और विधिक कार्रवाई करें। गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट के संरक्षक श्री बाबा नंदलाल महाराज के दिशा निर्देश पर आज हर की पौड़ी के समीप गांव घाट पर भीषण गर्मी होने के कारण 3000 से ज्यादा लोगों को मीठा शरबत वितरण किया गया। यात्रियों के साथ गंगा घाटों पर रहने वाले गरीब, भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाले लोगों को शरबत पिलाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने कहा कि ट्रस्ट की टीम लगातार सेवा का काम कर रही है। ट्रस्ट से जुड़े हमारे साथ विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार की सेवा कर रहे हैं। भीषण गर्मी से लोगों को राहत के लिए ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पूरे देश में इस बार गर्मी अपने सीमा में है और बहुत ही ज़्यादा विकट गर्मी पड़ रही है। इसको देख करके हमने सोचा कि आज हर की पौड़ी क्षेत्र में गौ घाट पर और मीठे शरबत पिलाने का आज हमने कार्य करा है। कई लोग हमारे साथ में मिल कर के और ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं। 10 साढ़े 10 बजे हमारा ये प्रोग्राम चालू हो गया था और 3:30-4 बजे तक, जब तक अत्यधिक धूप रहेगी तब तक ये कार्य चलता ही रहेगा। कितनी राहत? देखिए, तो सेवा का कार्य है, सेवा तो अपने भाव से किया जाता है। और अभी राजस्थान में भी अभी शीतल पे हमने लगाया था, वहाँ भी रुअफ़ज़ा वगैरह बंटवाया था। काफ़ी हमारी टीम, जो हमारी ट्रस्ट के जो लोग जुड़े हुए हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, आपकी यूपी में है, अलग अलग तरीके का जहाँ भी हो रहा है, हमारे लोग सेवा भाव अपने तन मन धन।
4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ मतगणना होगी। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। मतगणना के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी उनके रेंडमाइजेशन का काम चल रहा है, पहले दौर का काम पूरा हो गया है और अब सेकेंड फेज में कर्मचारियों को 2 जून को ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जगदंडे ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अंदर लेकर नहीं जाएगा, उसके निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं या उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने काउंटिंग सेंटर के स्थान के बारे में, उसके समय के बारे में और स्ट्रांग रूम ओपनिंग के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, इसके बारे में उनको पत्र लिखकर उनको निर्देश से अवगत करा दिया गया है। और इसकी जो बैठक होती है, सभी जिला स्तरीय जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके स्तर पर बैठक भी संपन्न करा लिया गया है। इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो पोस्टल बैलेट प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए, क्योंकि अधिक संख्या में गढ़वाल में, अल्मोड़ा में और टिहरी में अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, उसके दृष्टिगत सभी आरओज ने अपने मुख्यालयों पर काउंटिंग सेंटर्स पर जो है उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी किया हुआ है। और उसके लिए जो QR स्कैनर्स होते हैं और जो काउंटिंग के लिए अतिरिक्त टेबल्स लगाई जाती हैं, वो भी हमने व्यवस्था सुनिश्चित किया हुआ है। सभी ये कार्रवाइयाँ जो है समय से गतिमान चल रही हैं। कई सारे जनपदों में जो प्रथम प्रशिक्षण होगा मतगणना कार्मिकों का, वो जो है 30 तारीख और 31 तारीख को शेड्यूल किया गया है। इसके बाद जो सेकेंड ट्रेनिंग होगी वो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में संपन्न होगी। सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में लोग तरबूज खूब खाते हैं। तरबूज ऐसा फल है जिसमें फाइबर और पानी दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं। दिखने में लाल और मीठे और पानी से भरपूर तरबूज सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बच्चों से लेकर बड़े सभी गर्मियों में तरबूज चाव से खाते हैं। बाजार में केमिकल वाले तरबूज की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम हल्द्वानी कुमाऊं की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी में छापेमारी की, जहां तरबूज के साथ साथ अन्य फलों के नमूने जांच किए गए। फिलहाल अभी तक केमिकल वाले तरबूज सामने नहीं आए। गर्मियों का समय जैसे आता है तो आम है, आम, केला और तरबूज इस तरह के फलों में कुछ इस तरह का संदेह होता है कि कोई कार्बाइड का या कलर का इस्तेमाल होता है। तो इसी को देखते हुए हमारे कमिश्नर साहब के आदेश पर और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आज कार्रवाई की गई है। तो इसमें मंडी में पहले हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो मंडी में जो केले का जो पकाने की जो व्यवस्था है, आम की उसकी जो पकाने की व्यवस्था है और जो तरबूज है, इन चीज़ों का निरीक्षण किया। तो कुछ हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, उनको लैब में भेजा है। और उसके अलावा तरबूज का हमने मौके पर निरीक्षण किया है। तो मौके पर देखने में तो ठीक लगा है, लेकिन लैब में भेजा है, जैसे भी रिपोर्ट आई उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो इसमें हम लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि जो कार्बाइड है वो बैंड है, उसकी जगह एथिलीन जो है, इथाफोन जो है वो परमिटेड है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। उसी के सैशे से पकाए जाने का प्रावधान है, उसी को हम देख रहे हैं कि उसी से पकाया जाए अगर पकाने की व्यवस्था है तो। इसके अलावा हमने यहाँ मंगल पड़ाव में भी निरीक्षण किया, यहाँ से भी हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, लैब में भेजा है ये चेक करने के लिए कि कहीं कार्बाइड से तो कोई नहीं पका रहा है। तो इस तरह की अगर कोई भी पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गुड नेम संजय कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर, आगे अधिकारी खाद्य सुरक्षा। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।